अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आप जानते हैं आजकल हर जगह चर्चा होती है कि साउथ की फिल्में चलती हैं और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में फ्लॉप होती हैं। लेकिन आजकल एक ऐसा स्टार आया है जिसने बाजी पलट दी है, जिसने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। इस हीरो ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को एक नई जिंदगी दी है। जब इनकी फिल्में चली, जब इनके गाने सुपरहिट हुए, जब इनके स्टेप्स को लोग कॉपी करने लगे, तो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लगा उनको एक नया स्टार मिल गया, हीरो नंबर 1 मिल गया। प्लीज वेलकम जवान दिलों की धड़कन, कार्तिक आर्यन। कार्तिक के भगवान का नाम लेते हुए क्यों आए? हरे कृष्णा हरे राम। जो कटघरे में आपने मुझे आज रखा है, मुझे एक्चुअली में मम्मी ने आज प्रसाद खिला के भेजा था कि बेटा प्लीज बाइज्जत बरी होके आना। और वो बहुत ऐसे सवाल पूछने वाले हैं तुमसे जिसमें तुम बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, लेकिन वो बहुत बड़े लॉयर हैं, तुमसे बच के रहना। तो मैं सिर्फ भगवान का नाम ले रहा था कि प्लीज मुझे बचा लेना। हरे राम हरे कृष्णा। थैंक यू। आज के हीरो नंबर 1 पर मुकदमा चलाने के लिए आज हमारे जज भी खास हैं। एक ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर जो सुपरस्टार बनाते हैं। इन्होंने 35 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। सलमान खान की जुड़वा आपको याद होगी, अक्षय कुमार की वेलकम सीरीज आपको याद होगी, रणबीर सिंह की 83 आपको याद होगी। प्लीज वेलकम प्रोड्यूसर नंबर 1 साजिद नडियाडवाला। और इससे पहले कि इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, कार्तिक पर इल्जाम लगाएं, आज के जज साजिद नडियाडवाला की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। मुकदमा शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार कार्तिक आर्यन। आपकी अदालत में फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन पर इल्जाम है कि ये सीक्रेटिव हैं। कार्तिक, आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप बताते कम हैं, छुपाते ज्यादा हैं। आप एक्टर बनना चाहते थे, मम्मी पापा को भी नहीं बताया कि एक्टर बनना चाहता हूं। बचपन से वो आदत रही है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं अपने सारे सीक्रेट्स बता दूंगा? लेकिन क्योंकि मैं सर का फैन हूं, मैं फिर भी आप सबको बताऊंगा कि मैंने बचपन में क्यों नहीं बताया था। बचपन ही सही, उसके बाद भी क्यों नहीं बताया था मम्मी पापा को, क्योंकि मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। और वहाँ से यहाँ पे आने के लिए मुझे अगर कोई भी बहाना करना पड़ता तो वो पढ़ाई का ही बहाना करना पड़ता। ये बोलता कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे मुंबई जाना है सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो कोई बिलीव नहीं करता मुझे। तो वहाँ पे मैं पीटी पीएमटी के एग्ज़ाम देता था, AI आप सब देते होंगे वो एग्ज़ाम्स, तो AIEEE एम्स, ये सारी चीज़ें मैंने की। फाइनली DY पाटिल कॉलेज में मेरा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया और उसमें मेरा दाखिला हुआ। वहाँ पे मैं कॉलेज नहीं जाता था सर, सिर्फ ऑडिशन करने जाता था, लेफ्ट राइट, नवी मुंबई टू मुंबई। कार्तिक, पेरेंट्स को नहीं बताया, बात समझ में आती है, लेकिन मुझे पता चला ग्वालियर में आपकी दोस्त थी। उनको जब पता चला कि ये इंजीनियरिंग नहीं, वो तो बहाना है, असली तो उनको फिल्मों में जाना है, तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। अभी वो, हाँ, जब मम्मी पापा को बताया तो वो खुश हो गए, दोस्त को बताया तो वो खुश नहीं हुई। तो वैसा सा समझ लीजिए। डॉक्टर्स के खानदान में एक्टिंग का कीड़ा कहां से आया? आप तो अच्छे भले लगते हैं। सर अच्छा भला लगता हूं, इसलिए मैंने सोचा हीरो बन जाता हूं।
देखिए, घर वाले सोचते थे कि बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है दिन रात, लेकिन बेटा ऑडिशन पे ऑडिशन, ऑडिशन पे ऑडिशन। अब वो उनको नहीं पता था। इनफैक्ट ऐसा हुआ करता था कि मैं इतने ऑडिशंस देता था तो मेरे टीचर्स से लेकर स्टूडेंट सबको पता था कि मैं कॉलेज से मेरा कोई वास्ता नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ कि वाइवा एग्ज़ाम था मेरा, और मैं वो वाइवा एग्ज़ाम छोड़ के ऑडिशन देने चला गया। तो ऑडिशन देने चला गया, फिर मैं दोपहर तक वापस आया, तब तक वाइवा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। टीचर अपने स्टाफ रूम में थी, तो मैंने थोड़ा सा, मैं हूँ बदतमीजी को कभी कभी गो गेटर भी बोल देते हैं बट मैं वहाँ चला गया उनके स्टाफ रूम में, और मैं उनसे पूछने लगा कि मैम अगर आप मेरा वाइवा टेस्ट ले लोगी तो मैं पास हो जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता चलेगा कि मैं बंक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऑडिशंस देने गया हूँ। तो उनने बोला, वो भी अच्छी खासी टीचर थी, तो उनने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है मैं टेस्ट ले लेती हूँ। तो मैं एकदम खुश हो गया। तो बोली मेरा बस नाम बता दो, मैं तुम्हें पास कर दूँगा। मैं फ्लॉप बोल रहा हूँ, मैं फेल हो गया। मार्क्स नहीं दिए उनने। लेकिन वैसे तो लड़कियों के नाम याद करने में आप काफी तेज हैं। उसके बाद से सर मेरी आदत पड़ गई कि लड़कियों के नाम कभी नहीं भूलूंगा। जब आपको फिल्म मिल गई, साइन कर ली, तो आपने अपने उन दोस्तों को जिनके साथ रहते थे, खाते पीते थे, खेलते थे, टाइम बिताते थे, उनको साल भर तक नहीं बताया कि आप जाके एक्टिंग कर रहे हैं? तो सर एक्चुअली उनके साथ मेरा क्या हुआ था कि ये फिल्म प्यार का पंचनामा के पहले भी मेरे साथ ऐसे हो चुका था कि ऑडिशंस मैंने दिए और वहाँ पे मुझे बोल दिया कि हाँ यू आर सिलेक्टेड फॉर द फिल्म। और बहुत मुश्किल से ऐसे ऑडिशंस का पता लगता था, बहुत मुश्किल से ऐसे क्लियर हो गया था एक मेरा। और फिर उसके बाद वो क्लियर होने के बाद मैंने सीधा सबको बता दिया था कि हाँ मैं हीरो बनने वाला हूँ, और मतलब ऑलमोस्ट इश्तिहार ही दे दिया था पूरे शहर में। लेकिन वो पिक्चर कभी हुई नहीं। तो वो मेरे को फिर हर आदमी ने पूछा, और हीरो बन गया, क्या हुआ? तो मेरे साथ वैसा एक बार हो चुका था। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मेरी कोई भी पहली फिल्म हो रही है, कुछ भी ऐसा काम हो रहा है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो मैं वहाँ 12 लड़कों के साथ रह रहा था लोखंडवाला में, मुंबई में, जब मैं प्यार का पंचनामा के लिए मतलब शूट भी करने जाता था। तो लोखंडवाला में वहीं पे बाजू में कोकिलाबेन, जहाँ मैं रहता था उसके बाजू में हॉस्पिटल था कोकिलाबेन। तो मैंने सबको बोला कि मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करने आया हूँ हॉस्पिटल में। मम्मी पापा डॉक्टर, तो कन्वीनियंट स्टोरी बन गई थी। तो वो बिलीव भी करते थे। और मुझे कुछ ऑडिशंस में उस टाइम जाना नहीं था, कहीं दिखना नहीं था, सिर्फ फिल्म के लिए वहाँ पे जाता था, मिलता था फिल्म वालों को, शूट करके वापस आ जाता था। तो इनको किसी को नहीं पता था। 1 साल तक वो शूट चली। 1.5 साल बाद कभी जब ट्रेलर आया, तब मैंने उस दिन उनको बिठाया एक रूम में, ट्रेलर चलाया और दिखाया कि यार मैं एक्टर बनने आया हूँ यहाँ, मैं इंटर्नशिप तो मेरे को नहीं मिल रही। लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर जाते थे कपड़े चेंज करने, मुंह धोने, तब नहीं लगता था कोई देख लेगा और ग्वालियर में फोन करके मम्मी को बता देगा? तब कोई जानता नहीं था सर, तो सामने मैं चेंज कर लेता था, फेस वॉश यूज करके अपना मुंह धो के ऑडिशन पे चला जाता था मुंबई में। और लोकल ट्रेन में तो बहुत घूमा, क्योंकि मेरा ट्रैवल क्या है, क्योंकि मैं नवी मुंबई में रहता था, जो बेलापुर खारगर, वो वहाँ से 2 घंटा दूर है। बैंड्रा, सेंटा क्रूज, यहीं पे मोस्टली ऑडिशंस होते थे अंधेरी में। तो मैं जब वहाँ से निकलता था वो ट्रैवल करके, फिर जब मैं लोकल स्टेशन में उतरता था तो मैं एक चेंज कैरी करता था कि वॉशरूम में चेंज कर लूँगा, फिर वहाँ से फिर जो भी ऑफिस में जाना है कास्टिंग डायरेक्टर के, वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, फ्रेश लगूँ थोड़ा सा और हीरो जैसा लगूँ। तो बस उसके लिए ये सब करता था। बट ऐसा कभी लगा नहीं कि किसी को, मम्मी को पता चल जाएगा, पापा, बिकॉज कोई जानते ही नहीं थे यहाँ पे मुंबई में किसी को। तो वो मेरे लिए सीक्रेट रखना बहुत आसान था। तो जब फिल्म मिल गई तब मम्मी को बताया कि नहीं? हाँ सर, बताया ना। तब जब तो उनको लगा मैं बेसिकली बीटेक कर रहा हूँ। नहीं, मैं कर रहा था। लेकिन उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऑडिशंस दे रहा हूँ या मेरा इंटरेस्ट भी है एक्टिंग की दिशा में। तो मैंने उनको अचानक से एक दिन फोन किया और बोला कि मम्मी, और मैं रोते हुए कॉल किया, क्योंकि पहली बार मेरे लिए ऐसा कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में। तो मैंने उनको बताया कि मम्मी ये मेरे को ऐसा क्लियर हो गया, मुझे पता है यहाँ पे
फिल्म का हीरो बना रहे मुझे। और बहुत ही इमोशनल सा कॉल था, तो मम्मी डर गई कि ये क्या हो गया, कुछ क्या बोल रहा है मेरा बेटा, वो पढ़ने गया था, ये क्या हो रहा है। तो उनका डर इतना ज़्यादा था कि वो अगले दिन मौसी के साथ मेरे प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में डायरेक्टर के सामने बैठी थी और वो मेरा ऑडिशन टेप देख रही थी जिसमें मैं रोमांटिक लाइनें बोल रहा था हीरोइन। तो वो बड़ा अलग सा सीन था मेरे लिए कि मौसी और मम्मी शॉक्ड थी पहली बार, और मैं भी बहुत शॉक्ड था उनको देख के, दोनों को ऑफिस में। और प्रोड्यूसर सर बैठे, डायरेक्टर लव सर, कुमार मंगत जी, तो हम सब बैठे हुए हैं एक ही रूम में और उनको बोल रहे हैं कि ये सही ऑफिस है, कुछ गलत नहीं होगा आपके बेटे के साथ। लेकिन इतने धक्के आपको नहीं खाने पड़े जितनी बाकी लोगों को खाने पड़ते हैं। स्टूडेंट थे तभी आपको फिल्म मिल गई, फिर फिल्म चल भी गई, फिर उसका सीक्वल भी मिल गया, फिर जब ये स्वीटी की ट्वीटी बनी तो इससे भी आप सोनू के टीटू की स्वीटी सर। फर्स्ट फिल्म का भी मेरा एक स्ट्रगल ये था कि 2-3 साल तो मुझे लग ही गए थे जब मैं मतलब कॉलेज से ये सब चीज़ें ऑडिशंस मैं ऑडिशंस फेसबुक पे ढूंढता था। मैं किसी को जानता नहीं था और उस टाइम फेसबुक पे लोग काफ़ी ऑडिशंस के बारे में कास्टिंग डायरेक्टर्स डालते थे, तो मैं उसमें सर्च करता था एक्टर्स रिक्वायर्ड या फिर ऑडिशंस, तो उसमें जो भी ग्रुप सर्च में आ जाता, मुंबई ऑडिशंस, तो वहाँ पे पहुँच जाता था मैं डायरेक्टली। अब वो जब ऑडिशंस हो रहे थे, कर रहा था, लेकिन वो कभी भी एक करेक्ट फिल्म का ऑडिशन नहीं मिलता था या फिर करेक्ट चीज़ का मैं मतलब कभी ऐसे क्रैक नहीं हुआ, तो वो 2-2.5 साल उसमें लग गए वो करते करते। और प्यार का पंचनामा का जब ऑडिशन एक फेसबुक पे मुझे ऐसे दिखा था कि वी आर लुकिंग फॉर 6 पीपल, वो नए लोगों को लॉन्च करना चाह रहे थे उस टाइम, एंड वन गाय इज दिस, ये उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ लिखी थी। तो मैंने अपनी फोटोज, मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों ने जो फोटोज खींची होती है साथ में, वो क्रॉप करके, वो फोटो सिर्फ मेरी फोटो, उसमें किसी का हाथ यहाँ पे है, किसी के बाल है यहाँ पे, वो वाली फोटोज मैंने ऑफिस में भेज दी थी वो मेल आईडी पे, और उन्होंने वो फोटोज से, और उस पे मैंने लिख दिया था आई एम द गाय यू आर लुकिंग फॉर। तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, लेकिन वो काम आया, उन्होंने बुला लिया मुझे। तो वो ऑडिशन मेरा हुआ, फिर ऑडिशन चला, 6 महीना वो ऑडिशन भी चला, और फाइनली प्यार का पंचनामा हैपेंड। बट मेरा नाम फिर भी प्यार का पंचनामा के बाद लोग नहीं जानते थे। मुझे हमेशा वो लंबे डायलॉग बोलने वाला लड़का या एक सांस में बोल देता है वो, तो वो शंकर महादेवन टाइप, तो वो ब्रेथलेस, तो वो वाली चीजें बोलते थे मेरे लिए। तो किसी को कार्तिक आर्यन ये पता नहीं था। पंचनामा 2 भी आई, उसके बीच में भी मैंने आकाशवाणी कांची की फिल्म जो चली नहीं, लेकिन तब भी पंचनामा 2 में भी वो मोनोलॉग बॉय वो चालू था। सोनू के टीटू की स्वीटी जब आई, जो एक्चुअली 7-8 साल बाद पहली बार, उसने मेरे को घरों तक पहुंचाया। उस फिल्म से मेरा नाम पहली बार लोगों ने बोला, अरे कार्तिक आर्यन। आपका नाम तो आ गया, उसमें आपका नाम पता चल गया, लेकिन लोगों को फिल्म का नाम नहीं समझ आया, सोनू के टीटू की ट्वीटी की स्वीटी। सोनू के टीटू की स्वीटी, ये अभी अब जैसे मैं आपको एक लाइन देता हूं, हाँ सर, आप जैसे बोल सकते हैं सोनू के टीनू की, टीटू टर्मिनल सर, टीटू की स्वीटी। हाँ। सोनू के टीटू की स्वीटी। हाँ। अब आपको मैं एक लाइन देता हूं, पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? पीठ क्या है? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? अरे बाप, पीठ ऊंची ऊंट की या ऊंट ऊंची पीठ की? सर सेकंड लाइन क्या थी? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? अच्छा, पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? हाँ, ये करेक्ट है। हाँ। इसको जल्दी जल्दी बोलना है, पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की, पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की, ऐसे। सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी। सर आप अपनी पीठ रखो, मैं अपनी टीटू रखता हूँ। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक्चुअली मेरा कोई सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। जैसा कि आपकी मोनोलॉग की तारीफ काफ़ी देर से हो रही है,
तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना वो मोनोलॉग एक बार हम सब के लिए करके दिखाएं प्लीज। मैं ट्राई करता हूँ बहुत बार। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट चीज बड़ी यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की दुनिया। रिलेशनशिप का मतलब होता है 9 टू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे जो कभी तुम्हारा भी नहीं होता। मैं बता रहा हूँ लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी इज अ मिथ। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।